हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज ये आप लोग की हिंदी की मैराथन क्लास है। हिंदी का पूरा टॉपिक्स इस वीडियो में कवर है। ठीक है, ये एक ही वीडियो में आपका हिंदी का सारा टॉपिक कवर है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा शब्द। शब्द की रचना वर्णों से होती है। देखिए, जो शब्द होते हैं उनकी रचना वर्णों से होती है। वर्णों को जोड़ जोड़ के ही शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ बराबर राम। तो ये क्या है, एक वर्ण जोड़ जोड़ के क्या बने हैं, हमारे एक शब्द बना है। ठीक है, तो शब्दों की रचना किससे होती है, वर्णों से होती है। अब देखिए, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के भेद निम्नलिखित है। पहला है अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। फ्रेंड्स देखिए, शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। सेकंड है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। थर्ड है रचना की दृष्टि से शब्द भेद। और फोर्थ है वाक्य प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो एक एक करके चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। फ्रेंड्स देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो अगर पूछे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द क्या होता है, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जो किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे माता, भाई, पुस्तक, बहन आदि, ये सब क्या है, हमारे सार्थक शब्द है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सार्थक शब्द में आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गाय, कमल। जैसे गाय देखिए क्या है, ये एक ही अर्थ दे रहा है ना। गाय का तो कोई और अर्थ होगा नहीं, क्योंकि वो गाय सिर्फ गाय ही है, उसका एक ही अर्थ दे रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे गाय हो गया, कलम हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, आपका एकार्थी शब्द है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वे शब्द जिनके अनेकों अर्थ होते हैं। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम। देखिए, आम क्या है, एक विशेष प्रकार का फल है। ठीक है, और आम मामूली में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी को बोल दिए, अरे ये आम आदमी है। आम आदमी मतलब साधारण आदमी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है ना, अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। देखिए हंस, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि हंस कैसा शब्द है, तो ये अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, हंस कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द। जैसे हंस का अर्थ होता है घोड़ा, और हंस एक प्रकार का पक्षी भी है, और सूर्य के लिए भी हंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्या है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। देखिए फ्रेंड्स, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप लोगों ने, आपके एग्ज़ाम में ऐसे कोई शब्द दे देगा, पूछेगा इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जिनके अर्थ में समानता हो। जैसे आग को हम लोग आग, अग्नि, जलज, अनल, पावक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आग का पर्यायवाची है, अग्नि, जलज, अनल, पावक। और आकाश का हो जाएगा आपका नभ, गगन, अंबर, व्योम। ये क्या है, आपका पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग अपने बुक्स के जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विपरीतार्थक या विलोम शब्द, जिसको अपोजिट शब्द बोलते हैं। ठीक है, देखिए, विपरीत
अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जो विपरीत अर्थ प्रकट करे, अगर सेम अर्थ प्रकट कर रहा है तो हमारा पर्यायवाची हो जाएगा, और विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है तो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। जैसे अमृत का विष, अमृत का अपोजिट क्या हो जाएगा? विष। सुलभ का क्या हो जाएगा? अपोजिट दुर्लभ। स्वर्ग का नरक। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है, बहुज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जिसकी आराधना की जाए। जैसे आपको दे देगा कि जिसकी आराधना की जाए, उसके लिए एक शब्द बनाइए आप, तो क्या उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? आराध्य। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या बोलेंगे? आस्तिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अग्रज। ठीक है, इसी तरह आप लोग के क्वेश्चन आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे जो सबके लिए उपयोगी हो, उसके लिए एक शब्द बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। जीवन भर का संबंध, जीवन भर का संबंध के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आजीवन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को वाक्यांश के लिए एक शब्द कैसे बनाते हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है, देखिए अब हमारा ये दूसरा पॉइंट आ गया। पहला क्या था? अर्थ की दृष्टि से, तो उसमें हम लोगों ने अर्थ की दृष्टि से जितने भी थे सबको समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, सार्थक, अनेकार्थी, ये सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, वो अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड हमारा क्या? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव शब्द, थर्ड है देश शब्द, और फोर्थ क्या है? विदेशी शब्द। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। तो देखिए, तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उसे हम हिंदी भाषा में सेम टू सेम प्रयोग करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लाते, जो संस्कृत में है उसी का यूज़ करते हैं हिंदी भाषा में, तो उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अश्रु, दीपावली, वर यात्रा, मच्छिका आदि, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द है जिसे हम हिंदी में सेम टू सेम ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द। देखिए, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द जो अपने बदले हुए रूप के प्रयोग में होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में क्या था? जो संस्कृत भाषा से शब्द आया वो सेम टू सेम वही बोलते हैं, और तद्भव में उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से कोई शब्द आया है उसको चेंज करके हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था? अग्नि, अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उसका संस्कृत का बदला हुआ रूप है ना। वहाँ पे अश्रु था, अश्रु हमारा तत्सम है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? आंसू। जैसे अश्रु संस्कृत की भाषा है, उसको हिंदी में सेम टू सेम यूज़ करते हैं, तो वो आपका तत्सम हो जाएगा। अगर उसी का रूप बदल देते हैं तो आपका तद्भव हो जाएगा। जैसे वहाँ पे दीपावली था तो यहाँ दिवाली हो गया। नींद, मक्खी, बारात, वहाँ वर यात्रा था, वर यात्रा को हम लोग क्या ऐसे बोल देते हैं ना, बारात, अपना इजी लैंग्वेज में। तो ये सब क्या है? हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? बदल दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। आप सभी को समझ में आया यहाँ तक? फ्रेंड्स देखिए, मैंने बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए ये मैराथन क्लास की वीडियो लाई हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं देशज शब्द। देखिए, देशज शब्द क्या है? हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों के द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा सके हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग बोलियां होती है, तो हिंदी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो देश के विभिन्न बोलियों से, जैसे अलग अलग बोलियों के द्वारा हिंदी में स्थान पा सके हैं, ठीक है, उसे हम लोग हिंदी में यूज़ करने लगे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? देशज शब्द। ठीक है, जैसे रोटी, बेटी, घोंसला,
आदि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? गड़बड़िया, थपथपाना, ठकठकाना, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे देशी शब्द हैं जो अलग अलग राज्य के अलग अलग बोलियों से हिंदी में अपना स्थान पा चुके हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशी शब्द। वे शब्द जो संसार के विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, वे शब्द, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा वे शब्द जो संसार के विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? संसार के विभिन्न भाषाओं, जैसे अलग अलग देश के भाषाओं से वो हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग देश के भाषा को हम लोग हिंदी में यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे कंप्यूटर, ठीक है, डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मली डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर इंग्लिश शब्द का है। मोटर हो गया, टिकट हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब क्या है? हमारा विदेशी शब्द है जो अलग अलग देशों से आया है और हिंदी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विदेशी शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स रचना की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। देखिए, रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा है। वहाँ पहले हम लोगों ने पढ़ लिया अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, और सेकंड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। थर्ड हमारा क्या है? रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, सेकंड है योग रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द और थर्ड क्या है? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला क्या है? रूढ़ शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, थर्ड है हमारा योग रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते तथा उनके साथ उनका सार्थक खंडन नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सार्थक है। ठीक है, देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते और उनका सार्थक खंड पॉसिबल नहीं होता, उनको आप लोग उसका खंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पानी ले लीजिए। पानी को आप, जैसे कि आपका हो गया पानी, अब पानी को अगर आप तोड़ेंगे तो पा और नी में टूटेगा ना, पा और नी में। पा और नी का क्या मतलब है? कोई इसका अर्थ निकल रहा है पानी का? इसको ब्रेक डाउन किए तो पा और नी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो वे शब्द जिनका सार्थक खंड पॉसिबल ना हो, ठीक है, जिनका सार्थक खंड ना हो सके और वो जो किसी शब्द के मेल से ना बना हो, जो सिर्फ एक शब्द से बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी हो गया, माता, पिता, ये सब क्या है? आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? रूढ़ शब्द क्या? जैसे मोर हो गया, तोता हो गया, कान, नाक, आँख, ये सब क्या है? आपका क्या है? रूढ़ शब्द। अब जैसे मोर है, ठीक है, मोर को आप लोग क्या इसका खंडन करेंगे मो प्लस र में, तो मो और र का कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना, इसको कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा है यौगिक शब्द। ठीक है, देखिए यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और उनका सार्थक खंड हो सके। ठीक है, वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनमें शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आपका यौगिक शब्द कहलाते हैं और उसका सार्थक खंड संभव है। जैसे कि पाठशाला है, पाठशाला को आप लोग क्या लिखेंगे? पाठ प्लस शाला। ठीक है, पाठ प्लस शाला। ठीक है, तो पाठ और शाला में, पाठशाला को अगर आप तोड़ेंगे तो पाठ अलग टूटेगा, शाला अलग टूटेगा। पाठ का एक अपना अर्थ है और शाला का एक अपना अर्थ है। जैसे सेनापति, ठीक है, सेनापति को आप लोग क्या? सेना प्लस पति, तो सेना का एक अलग अर्थ निकल रहा है ना, सेना का कोई एक अलग अर्थ निकल रहा है और पति का कोई दूसरा अर्थ है, तो ये क्या कर रहा है? दोनों अर्थ दे रहा है। ठीक है, दोनों का अर्थ निकल रहा है और ये शब्दों को जोड़ के बने हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्दों के मेल से बने होते हैं, शब्दों के योग से बने होते हैं और उनका सार्थक खंड संभव है। ठीक है, वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ शब्द। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, उनका सार्थक खंड में बांटा जा सकता है और कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला था रूढ़ शब्द, उसका सार्थक खंड नहीं था और वो केवल एक ही शब्द से बना है, वो शब्दों के मेल से नहीं बना है। दूसरा आपका है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द शब्दों के मेल से, शब्दों के योग से बना है और इसका सार्थक खंड हो जाता है, ठीक है, और उसका सार्थक खंड तोड़ेंगे तो अलग अलग अर्थ निकालता है। और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द, ये इसका भी सार्थक खंडन होता है, ये भी शब्दों को जोड़कर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है। लेकिन अगर आप ये क्या करता है, तीसरा अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तीसरा अर्थ प्रकट होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, इसमें क्या है, आपका तीसरा अर्थ दे रहा है ना। लंबोदर अगर किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका अर्थ क्या लगाएंगे, गणेश जी। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, तो कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। जैसे चक्रधारी, श्री विष्णु, ठीक है, दिनकर, सूर्य, इनमें सभी बहुब्रीहि समाज आते हैं। जितने भी बहुब्रीहि समाज है वो आपके योग रूढ़ शब्द में आते हैं, ठीक है। जितने भी बहुब्रीहि समाज में क्या था, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, योग रूढ़ शब्द में आ जाएंगे। समझ में आएगा सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रही है चीज़ हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, ठीक है। ये आपका क्या है, चौथा है। हम लोगों ने 3 पढ़ लिया, ये चौथा है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होता है, विकारी का अर्थ है परिवर्तन, ठीक है, विकारी का अर्थ है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर अपना स्वरूप बदल देता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चे, बच्चा, यहाँ बच्चा है, यहाँ बच्चों है, ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे, बच्चा, बच्चों, ठीक है, बच्चे, बच्चा, बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, लिंग के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर रहा है ना। वे शब्द जो वाक्य प्रयोग में लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा का ले लीजिए, तो आप उसको बच्चा भी बुला सकते हैं, बच्चे भी बुला सकते हैं, बच्चों भी बुला सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में। तो क्या कर रहा है, अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, तो आपका विकारी शब्द कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को। देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी कारण परिवर्तन नहीं हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर परिवर्तन पॉसिबल है तो वो आपका हो जाएगा विकारी शब्द। अगर परिवर्तन पॉसिबल नहीं है, सेम टू सेम अगर कोई जैसे वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य में प्रयोग करने के दौरान उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या आपका हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे धीरे धीरे, आप धीरे धीरे को किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप धीरे धीरे ही लिखेंगे, उसको चेंज तो नहीं करेंगे ना। जैसे आजकल हो गया, आजकल को सेम टू सेम आजकल ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे वाक्य प्रयोग करते समय। तो ये सब क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। में हो गया, से, पर, किंतु, परंतु, हाय, आहा, ये सब क्या है, आपके अविकारी शब्द है, ठीक है। अविकारी शब्द में जैसे आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या आ जाएंगे, आपके अविकारी शब्द में आ जाएंगे। और विकारी में जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब क्या आ जाता है, आपका अविकारी में आ जाता, विकारी में आ जाता है, सॉरी, ठीक है। विकारी में क्या क्या आ जाएगा, संज्ञा। जैसे संज्ञा किसी को आप नाम दे दिए, या फिर बालक ले लिए तो बालक या फिर बालिकाएं, या फिर उसको चेंज कर रहे हैं ना उसके लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, तो ये क्या आ जाएगा, आपका विकारी। और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अविकारी हो रहा है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। देखिए मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, मुहावरे का अर्थ और लोकोक्तियाँ का अर्थ। मुहावरे का अर्थ, ठीक है, मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। देखिए फ्रेंड्स, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बातचीत। मुहावरा सहज होता है, इनका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे अंधे की लाठी, ठीक है। मुहावरा जो होता है वह सहज रूप में होता है और इसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते आप लोग। जैसे आपका हो गया अंधे की लाठी, ठीक है, ये क्या है, मुहावरा है। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा,
ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, श्रवण कुमार क्या थे, अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के एग्जाम में क्या पूछेगा, मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए, या फिर लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है, या फिर कोई लोकोक्ति या मुहावरा दे देगा, पूछेगा उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा लोकोक्तियों का अर्थ। लोकोक्तियाँ प्रायः किसी घटना अथवा प्रसंग पर आधारित होती है तथा जीवन के सत्य और अनुभव को प्रकट करता है। साधारण बोलचाल की भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोकोक्तियाँ क्या होती है, लोकोक्तियाँ किसी घटना अथवा प्रसंग पर आधारित होती है तथा जीवन के सत्य और अनुभव को प्रकट करती है। साधारण बोलचाल में हम लोग लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे 12 बाट होना। फ्रेंड्स, 12 बाट होने का अर्थ हो जाएगा कि बंटवारा होना। जैसे रमेश अपने भाई से 12 बाट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, बंटवारा होना। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को लोकोक्तियाँ और मुहावरे का अर्थ। लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे में अंतर पूछेगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा क्रिया। देखिए क्रिया क्या है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य की होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द या समूह के द्वारा किसी कार्य को होने या किया जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, सीता क्या कर रही है, नाच रही है, तो क्या कुछ कर रही है न सीता, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नाचना क्या हो जाएगा, क्रिया। सीता नाच रही है, ये क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर पूछेगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चलिए हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए पहला है अकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, श्याम दौड़ता है, चिड़िया उड़ रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, सोना, अब बच्चा सो रहा है तो वो कोई काम तो नहीं कर रहा है ना, आराम से सो रहा है, कोई मतलब बच्चा सो रहा है, उसमें कहाँ कोई कर्म नहीं दिख रहा है। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि बसना, दौड़ना, रोना। फ्रेंड्स देखिए, दौड़ना, रोना, जागना, उड़ना, सोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, ये सब क्या है, आपके अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। जैसे बच्चा सो रहा है या श्याम दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। उड़ना, सोना, दौड़ना, रोना, जागना, ये सब क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आप सभी को समझ में आया यहाँ तक कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रिया है जिनके साथ कोई कर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया क्या है, इसमें कर्म पर बल दिया जाता है। जैसे फल, राम फल खा रहा है। ठीक है, राम फल खा रहा है, तो क्या है, राम द्वारा फल खाया जा रहा है, तो राम क्या कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। आप लोग एक ट्रिक्स याद रखिए, जैसे किसी चीज़ में घटाव हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ कम हो रही है आपके द्वारा, तो वे क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खा रहा है, तो फल खा रहा है, फल कम हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें क्या, फुटबॉल क्या घटाव कुछ हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये ट्रिक है आपका, कोई चीज़ कम हो रही हो या ये आपके द्वारा कोई चीज़ में घटाव या कमी हो रहा है, तो हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। वे वाक्य जिसमें एक क्रिया हो, केवल एक क्रिया हो और एक कर्ता हो, उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया हो और एक कर्ता हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अथवा जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य हो या एक ही क्रिया करता हो या फिर एक उद्देश्य या एक विधेय हो उसे क्या कहेंगे,
सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जैसे राधा नाचती है, तो राधा क्या करी, एक क्या है आपका करता है और एक क्या है क्रिया है, ठीक है। एक ही करता है, एक ही क्रिया है। अगर एक ही रहेगा तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे राम स्कूल जाता है, राम क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, एक ही करता है और एक ही काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। और जैसे कि एक ट्रिक देखिए, कहीं भी आपको बीच में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब कहीं भी दिख जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में ये सब लगा हुआ आपको दिख जाए तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य ही होगा। ठीक है, जैसे सूरज निकला और फूल खिल उठा, ये और क्या है, बीच में आ रहा है ना, दोनों सेंटेंस के बीच में और आ रहा है, दोनों वाक्य के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का ट्रिक है, ये याद रखिएगा। ये कहीं और आ जाए, तथा आ जाए, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब अगर बीच में आ रहा है, वाक्यों के बीच में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, दो वाक्य हो और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या, दो सेंटेंस होते हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस होते हैं, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, दो सेंटेंस होते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। और बीच में इसके क्या जुड़ा रहेगा, की जुड़ा रहेगा, जो जुड़ा रहेगा, क्योंकि जुड़ा रहेगा, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तक, जहाँ, कहाँ, अगर, यदि, ये सब बीच में आता है तो वो आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कहीं अगर बीच में की जुड़ जाए, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, कहाँ, अगर, यदि, ये सब आए तो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। जैसे सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, तो यहाँ जो बीच में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त मिश्र वाक्य। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, तो इसके बीच में क्या आया, जो आया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें। देखिए औपचारिक कथन क्या है। ठीक है, औपचारिक कथन किसे कहते हैं। औपचारिक कथन, इनका संबंध भावनाओं से होता है। ठीक है, औपचारिक का संबंध भावनाओं से होता है। यह इच्छा ना होने पर भी बोला जाता है। यह शब्द शिष्टाचार से प्रेरित होता है। यह कथन सबसे संक्षिप्त तथा निश्चित होता है। ठीक है, औपचारिक कथन किसे कहते हैं, इनका संबंध भावनाओं से होता है। यह इच्छा न होने पर भी बोला जाता है। यह शब्द शिष्टाचार से प्रेरित होता है और यह कथन संक्षिप्त तथा निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक कथन। ठीक है, अनौपचारिक कथन। ठीक है, देखिए अनौपचारिक कथन क्या होता है, यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। यह सुरक्षापूर्वक ही बोले जाते हैं। ठीक है, यह शब्द सुरक्षापूर्वक बोले जाते हैं, यथार्थ से प्रेरित होते हैं और यह कथन अनिश्चित होता है। ठीक है, औपचारिक क्या था, निश्चित होता है और अनौपचारिक अनिश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग में पूछेगा औपचारिक तथा अनौपचारिक में अंतर बताइए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाचन। देखिए वाचन किसे कहते हैं, वाचन किसे कहते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक एवं दूसरा लिखित। ठीक है, देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित होते हैं, एक मौखिक होते हैं। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा को तो वाचन या पढ़ना ही होता है। ठीक है, आप लिखित भाषा को पढ़कर ही बोलते हैं ना, उसे पढ़ना होता है, उसे वाचन करना होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। आप लोग मौखिक भाषा को तो बोलते हैं और लिखित भाषा को पढ़ना पड़ता है, वाचन करना होता है, तो लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। ठीक है, वाचन के उद्देश्य वाचन में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वह पाठ पढ़कर उसके भाव को ठीक ठीक समझ सके। देखिए वाचन का उद्देश्य क्या होता है, बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न कि वह पाठ को पढ़कर उसके भाव को देख देख कर समझ सके। ठीक है, जैसे अगर आप किसी बालक को बार बार वाचन करवा रहे हैं तो क्या करेगा, वो उसका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। वाचन के द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। ठीक है,
अगर किसी बच्चे को आप तो वाचन करा रहे हैं तो क्या करेगा, उसे पढ़कर उसके भाव को ठीक ठीक समझ सकेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वाचन के उद्देश्य। नेक्स्ट है वाचन के प्रकार। देखिए वाचन के कितने प्रकार हैं, आपसे पूछेगा सस्वर वाचन किसे कहते हैं या मौन वाचन किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सस्वर वाचन क्या होता है। स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, जिसे आप अगर कोई चीज़ लिखी हुई है उसको आप स्वर में बोल रहे हैं, ठीक है, स्वर में बोल बोल कर पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सस्वर वाचन कहेंगे। ठीक है, सस्वर वाचन दो प्रकार से होता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। सस्वर वाचन कितने प्रकार से होता है, दो, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। देखिए फ्रेंड्स, आदर्श वाचन में क्या है, शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप जो वाचन करेंगे, जो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या होगा, वो आदर्श वाचन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बच्चा आपको देखकर, आपको सुनकर जो पढ़ेगा, जो सीखेगा, उसे क्या कहेंगे, अनुकरण वाचन कहेंगे। ठीक है, बच्चा आपको फॉलो करेगा, उसी को क्या कहेंगे, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र द्वारा किया जाता है, इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप जो वाचन करेंगे, बच्चा उसका अनुकरण करके आप ही के अनुसार वाचन करने का प्रयास करेगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए मौन वाचन किसे कहते हैं, मौन वाचन किसे कहते हैं, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना। जैसे कुछ लिखा हुआ है, आप उसे मन में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, मन में ही पढ़ रहे हैं, बिना स्वर निकाले ही पढ़ रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मौन वाचन किसे कहते हैं, लिखित सामग्री को मन में ही चुपचाप पढ़ना बिना आवाज़ निकाले, उसे ही कहेंगे मौन वाचन। देखिए मौन वाचन दो प्रकार से होता है, पहला है द्रुत वाचन, सेकेंड है गंभीर वाचन। द्रुत वाचन क्या होता है, द्रुत मौन पठन का उद्देश्य विशेष रूप से मनोरंजन की प्राप्ति है। पुस्तकालय अथवा घर में विभिन्न प्रकार के, देखिए जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है या फिर आप कोई अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उसे मौन भाव से पढ़ेंगे, उसे मतलब अपने मन में पढ़ेंगे, बोल बोल कर नहीं पढ़ेंगे, तो वही क्या होता है, आपका द्रुत वाचन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सभी को। देखिए जब आप द्रुत वाचन करते हैं, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, आप अपने मन में जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और मतलब कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ते हैं चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा, द्रुत वाचन। और सेकंड है गंभीर वाचन। देखिए गंभीर वाचन किसे कहते हैं, गंभीर अथवा गहन पठन उस विषय वस्तु का किया जाता है जो, जैसे कि आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, गंभीर रूप से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और जितना उसको अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, कि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे उसको, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, तो उसी को बोलते हैं गंभीर मौन पठन। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं ना इंटरेस्ट के लिए बस हिंदी पढ़ते जा रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए, ऐसा तो नहीं है न्यूज़पेपर की तरह बस पढ़ते जा रहे हैं, आप हिंदी को समझ के पढ़ेंगे, समझ के मौन पठन करेंगे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गंभीर वाचन कहते हैं, गंभीर मौन पठन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया यहाँ तक। ये क्या है, मौन के दो प्रकार, मौन वाचन के दो भेद थे। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा वर्तनी संबंधित अशुद्धि के कारण। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि वर्तनी संबंधित अशुद्धि के कारण बताइए कि क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, वर्तनी संबंधित अशुद्धि के कारण निम्नलिखित तरीके से हो सकते हैं। जैसे पहला है ध्वनि लोपन। ठीक है, ध्वनि लोपन, जैसे कोई बच्चा है किसी ध्वनि को लोप कर दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ध्वनि का लोप कर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्तनी संबंधित अशुद्धि आ जाएगी। सेकंड है हमारा जैसे ध्वनि विकृति, जैसे कोई बच्चा किसी ध्वनि का अल्प या अति उच्चारण करना, ठीक है, किसी ध्वनि का अल्प या अति उच्चारण करना, इससे भी अशुद्धि आती है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि को उलट पलट देना,
ध्वनि का सही तरीके से न ज्ञान होना। देखिए, अगर आप उसको उलट पलट कर बोलेंगे या फिर उलट पलट कर ध्वनि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तनी अशुद्धि आ जाएगी। ध्वनि का सही तरीके से ज्ञान न होना, अगर किसी बच्चे को ध्वनि का सही तरीके से ज्ञान न हो तो उसमें भी उसको उच्चारण करते समय उसमें अशुद्धि का कारण बन सकता है। ठीक है, हकलाना भी होता है, जैसे कोई बच्चा हकला के बोल रहा है तो ये भी अशुद्धि का कारण है। तुतलाना हो गया, या फिर कोई शारीरिक विकृतियाँ, जैसे बच्चे का वो ओष्ठ जो है फिरा हुआ हो, ठीक है, या फिर कटा हुआ हो, या कोमल तालु हो, या फिर कोई दांत में प्रॉब्लम हो, बच्चे के दंत क्षय हो, तो इन सब की वजह से भी अशुद्धियाँ आती है वर्तनी में। ठीक है, अगर बच्चा कोई हकला के बोल रहा है तो शुद्ध वर्तनी उसके मुख से नहीं निकलेगी, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अशुद्धि के कारण है। ठीक है, ये सब क्या है, अशुद्धि के कारण है। जैसे किसी बच्चे को सुर या अनुपात या बलाघात या फिर विराम चिन्ह, इन सभी चीज़ों का ज्ञान न हो ठीक तरीके से। जैसे बच्चे क्या शब्द लाघव की प्रवृत्ति, या कोई बच्चा विराम चिन्ह का सही यूज़ नहीं कर रहा है, बस पढ़े जा रहा है, जहाँ उसको रुकना है, ठहराव देना या पूर्ण विराम दे रहा है, नहीं लगा रहा है, तो ये सब क्या है, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ है। ठीक है, ये सब क्या है, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ के कारण इन कारणों से अशुद्धियाँ आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। देखिए, लिखित भाव एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाव एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया पूर्ण विराम। ठीक है, पहला क्या है, पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सभी प्रकार के वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। सभी प्रकार के वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है। ठीक है, अब आपका यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में जहाँ आपका सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे पूर्ण विराम का यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका वाक्य ख़त्म होता है, ये सिर्फ हिंदी में यूज़ होता है पूर्ण विराम का, इंग्लिश में कहीं नहीं यूज़ होता है। तो जहाँ भी वाक्य ख़त्म होता है वहाँ पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। वाक्य चाहे लंबा हो या छोटा हो, जैसे छोटा वाक्य में जाओ, ठीक है, जाओ, हम किसी को बोलते हैं जाओ, तो ये क्या हुआ, वाक्य ख़त्म हो गया, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, या फिर कहेंगे किसी को राम आया और तुम चले गए। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य क्या हुआ, यहाँ पे ख़त्म वाक्य हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्प विराम। देखिए, अल्प विराम का यूज़ कहाँ करते हैं, अल्प विराम वाक्य के बीच में लगता है। ठीक है, अल्प विराम हम लोग वाक्य के बीच में लगाते हैं। जैसे आपको कोई वाक्य दे दिया गया, ठीक है, आप बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर, ये सब क्या, तो आप किसी चीज़ को, अगर किसी नाम को या किसी को बार बार लिख रहे हैं, बार तो उसके बीच में क्या लगाते हैं आप लोग क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही प्रकार के कई शब्द का प्रयोग होने पर, जैसे राम, सीता, गीता, मीता, तो ये सब क्या, आप इसको लिख रहे हैं तो इसके बीच में क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सभी को कि अल्प विराम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। ठीक है, देखिए अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने के लिए करते हैं। देखिए, अल्प विराम में बहुत कम समय के ठहराव के लिए किया जाता है और अर्ध विराम का अल्प विराम के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा ठहराव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, आप इसका एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कल वही हमारा शत्रु हो सकता है जिसे प्यार करते हैं। ठीक है, जिसे हम आज प्यार करते हैं, कल हमारा वही शत्रु हो सकता है जिसे आज हम प्यार करते हैं। तो इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, अर्ध विराम का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक
का प्रयोग, ये सभी को पता है, आप सभी को कहीं आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे आप किसी से कुछ पूछें, ठीक है, आप किसी से कुछ पूछते हैं, जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, मैं क्या खाता हूँ, मैं, ठीक है, ये सब क्या आप यहाँ, सॉरी, तुम क्या खाते हो। ठीक है, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तुम क्या खाते हो, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को तो अच्छे से पता होगा क्वेश्चन मार्क का कहाँ यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा विस्मयादिबोधक। ठीक है, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हर्ष हो गया, विषाद हो गया, घृणा या आश्चर्य वाली बात कहीं आती है तो वहाँ हम लोग विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे आहा, उसे कितना दुख हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा विस्मयादिबोधक का शब्द, जैसे आहा हो गया। ठीक है, आहा, सॉरी, आहा, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक। या फिर जैसे किसी को आप बोलें ऐसे, वाह तुम कितनी सुंदर हो, तो वाह के बाद आप क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हर्ष हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, भय हो या फिर आज्ञा हो। जैसे आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं, जैसे महोदय आप हमारी बात सुनिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक किसी संबोध कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, संबोधन के लिए भी विस्मयादिबोधक का यूज़ करते हैं, जैसे महोदया आप हमारी बात सुनिए, तो यहाँ पे हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट है हमारा निर्देशक। देखिए निर्देशक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य तथा वाक्यांशों के बीच में किया जाता है। ठीक है, वाक्य तथा वाक्यांशों के बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे किसी शब्द की पुनरावृत्ति के लिए, जैसे आप क्या लिखें, घर घर के बीच में योजक का चिन्ह लगाएंगे, तन मन के बीच में लगाएंगे, भारत रत्न के बीच में, या सुख दुख हो। ठीक है, सुख दुख में उसके बीच में क्या लगाते हैं आप लोग, योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह को या विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, जैसे निम्नलिखित स्थानों पर योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सामाजिक पदों या फिर किसी वर्ण के पुनरावृत्ति के लिए, जैसे घर हो गया, यहाँ पे वर्ण 2 बार आ रहा है तो उसके बीच में आप लोग क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, किसी शब्द के मध्य में भी लगाते हैं, जैसे सुख दुख हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कैसे करते हैं, आप सभी को तो अच्छे से पता है कि कोष्टक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ लिखना हो और उसे कोष्टक में लिखना हो तो वहाँ पे हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कभी कभी वाक्य के प्रवाह में भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों का कोष्टक में रखा जाता है, जैसे भरत, अगर आपको बताना हो भरत बड़े तपस्वी थे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भरत जो कि दशरथ के पुत्र हैं। ठीक है, तो जो कि दशरथ के पुत्र है, इसको आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, वे बड़े तपस्वी थे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कोष्टक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हंस पद। देखिए फ्रेंड्स, हंस पद का यूज कहाँ करते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में शायद पूछ लें क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जब लिखने में भूल हो जाए, ठीक है, या कुछ चीज़ छूट जाए, कुछ शब्द छूट जाए या लिखने में भूल हो जाए, वहाँ हम लोग वहाँ पे हम लोग हंस पद का प्रयोग करके उसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ कोई चीज़ छूट गई हो वहाँ पे हंस पद का प्रयोग करके वहाँ पे उस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके साथ विपरीत कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द किसी
शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के प्रारंभ में, ठीक है। देखिए कोई अक्षर या कोई शब्दांश किसी और शब्द के प्रारंभ में, अगर प्रारंभ में लग रहा है, ठीक है, तो उसको उपसर्ग कहेंगे, और शब्द के अंत में लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, उसका अर्थ बदल दे, अथवा उसमें कोई अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, या फिर उसका अर्थ पूरी तरीके से चेंज कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। जैसे मर में अ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अमर हो गया, ठीक है। ये क्या, उसका अर्थ पूरी तरीके से बदल दिया। कार में प्र जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये उपसर्ग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। इस प्रकार से उपसर्ग होता है, उपसर्ग शब्द के पहले यूज़ होता है, और प्रत्यय शब्द के अंत में यूज़ उसको जोड़ते हैं, ठीक है। शब्द के पहले जो जोड़े, अगर जोड़ रहा है तो वो उपसर्ग होगा, अगर शब्द के बाद जोड़ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो गया, ठीक है। देखिए प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा में हट जोड़ दे तो हो जाएगा कड़वाहट, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है, ये शब्द के अंत में जोड़ता है, और उपसर्ग शब्द से पहले जोड़ता है। जैसे अधि में कृत जोड़ दिए, ठीक है, अधि में आप कृत जोड़ दिए तो अधिकृत हो गया, उच्च में तम जोड़ दिए तो उच्चतम हो गया, और कड़वा में हट जोड़ दिए तो कड़वाहट हो गया। इसका अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है और शब्द के अंत में जोड़ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समास किसे कहते हैं। देखिए समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास का क्या तात्पर्य होता है, संक्षिप्तीकरण, किसी को संक्षिप्त में लिखना, ठीक है। समास का यही मतलब है कि किसी को संक्षिप्त में करके उसे लिखना, ठीक है। देखिए जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाए उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई घर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रसोई के लिए घर, इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर को हम लोग संक्षिप्त कर दिए रसोई घर में, ठीक है। आप अगर बोले रसोई घर तो ये क्या कर रहा है, कम से कम में ही अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो इसे हम लोग क्या कर दिए, संक्षिप्त कर दिए। संक्षिप्तीकरण करना ही आपका समास कहलाता है। अब देखिए समास के प्रकार। समास के प्रकार, पहला है अव्ययी भाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, और फोर्थ है द्विगु समास, और फिफ्थ है द्वंद्व समास, और सिक्स है हमारा बहुब्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। चलिए देखिए पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसकी प्रथम पद प्रधान होती है, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका प्रथम पद प्रधान होता है और अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए समास को पहचानने का एक अच्छा ट्रिक है कि आप देखिए जहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हो, ठीक है, कहीं पर भी उपसर्ग जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा जो है आपका ये उपसर्ग है, ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिकूल में प्र क्या है, उपसर्ग है आपका, प्रति क्या है, उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो अगर कहीं पर उपसर्ग लग जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसका अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप सभी को। और देखिए एक और आप लोग को ट्रिक बताते हैं। जैसे यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कहीं बीच में योजक चिन्ह आता है, ठीक है, कहीं अगर बीच में योजक चिन्ह आता है
तो आप लोगों ने इसे द्वंद्व समास में पढ़ा होगा, ठीक है। कहीं अगर बीच में योजक चिन्ह आता है तो आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे कि द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह आता है। लेकिन अगर कहीं पर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, सेम टू सेम एक ही शब्द आ रहे हैं, जैसे रातों रात है, ठीक है, रातों रात सेम शब्द है और उसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो वो आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, वो होगा अव्ययी भाव समास। जैसे घर घर, घर घर क्या है, एक ही शब्द है और इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। धड़ाधड़, ठीक है, धड़ाधड़ के बीच में भी योजक चिन्ह लगा होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ योजक चिन्ह देखकर ही द्वंद्व समास नहीं लगाना है, देखना है कि वो लिखा क्या है, शब्द की पुनरावृत्ति है तो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारा द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर और आएगा। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो बीच में आपको और लगाना पड़ेगा, इसके बीच में और आएगा। जैसे राधा कृष्णा, ठीक है फ्रेंड्स, राधा और कृष्णा, देखिए इसमें योजक चिन्ह है, ठीक है, लेकिन दोनों अपोजिट वर्ड है, अपोजिट शब्द है। राधा का अपोजिट कृष्णा, जैसे नर नारी है, नर का अपोजिट नारी, तो ये क्या है, सेम नहीं है, अपोजिट है। अगर कोई चीज़ अपोजिट है और उसके बीच में योजक चिन्ह है और अगर आप उसका विग्रह कर रहे हैं तो बीच में और आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे राधा कृष्ण को हम लोग क्या बोलते सकते हैं, राधा और कृष्ण, ठीक है। नर नारी को नर और नारी, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट आएगा, जैसे गुण दोष हो गया, गुण का अपोजिट क्या होता है, दोष, तो इसके बीच में योजक चिन्ह आएगा ना गुण दोष के, तो वहाँ पे अगर अपोजिट दिया रहेगा तो आपका द्वंद्व समास रहेगा और शब्द की पुनरावृत्ति रहेगी, मतलब एक ही शब्द रहेगा। जैसे घर घर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समझ में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप सभी को, कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे ना अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर बीच में और आएगा। जैसे आप राधा कृष्ण को राधा और कृष्ण बोल सकते हैं, गुण दोष को गुण और दोष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं, सॉरी द्विगु समास। तीसरा क्या है हमारा, ये तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। देखिए इसको पहचानना सबसे आसान है। अगर आपको कहीं भी पहला शब्द, पहला पद आपको संख्यावाचक दिख रहा है, जैसे नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, तिरंगा, ये सब क्या है, यहाँ पे आपका संख्यावाचक आ रहा है ना, नव, दोपहर, त्रिवेणी, पंचतंत्र, तिरंगा, इसमें क्या है, पहला पद संख्यावाचक है, तो इसको पहचानना तो सबसे आसान है। कहीं पे भी हमको संख्यावाचक दिख जाएगा तो हम लोग उसे क्या, द्विगु समास कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। देखिए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसका जो पहला पद होता है विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। जैसे नीलकमल, ठीक है, नीलकमल, जैसे क्या है हमारा, नीलकमल। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। देखिए अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम लोग अर्थालंकार देखेंगे। अर्थालंकार, देखिए अर्थालंकार निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है उपमा अलंकार। ये क्या है, उपमा अलंकार किस में आता है, अर्थालंकार में आता है। अर्थालंकार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उपमा अलंकार। देखिए जब पंक्ति, फ्रेंड्स हम लोग इसको ट्रिक के साथ समझेंगे कि अगर हमें उपमा अलंकार दे, कोई अलंकार दे दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कहीं पंक्ति में योजक चिन्ह दिख जाए, ठीक है,
किसी पंक्ति में किसी जो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें योजक चिन्ह दिखे और उसके साथ सा सी से और सी रस आए, ठीक है, सा सी से और सी रस आए, ठीक है। अगर आपको आपके पंक्ति में सा सी से और सी रस आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पे क्या है, सरिस बीच में आ रहा है ना, तो सरिस किस में आता है, उपमा अलंकार में। अगर कहीं सा सी से सी रस दिख गया तो आपका हो जाएगा क्या, वहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। इसका एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मंडोला। फ्रेंड्स यहाँ पे सरिस है, ठीक है, सरिस कर लीजिएगा आप लोग। कहीं पे आपको सरिस से सा सी और बीच में पंक्ति में योजक चिन्ह दिख जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग ट्रिक से समझते हुए चलेंगे। अगर पंक्ति में मनु मानो जनु जानो मनहु, ठीक है, अगर पंक्ति में आपके मनु मानो जनु जानो मनहु आदि अगर आपको पंक्ति में कहीं दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। वहाँ पे आप लोग आँख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं मनहु दिख गया, मनु दिख गया, जानो जनहु ये सब दिख गया तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे हरि मुख मनहु मयंक, ठीक है, यहाँ पे मनहु आ रहा है तो ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हम लोग का क्या है, ट्रिक, हम लोग ट्रिक के अनुसार पढ़ रहे हैं कि अगर एग्जाम में दे दिया तो कैसे पहचानेंगे कौन सा अलंकार है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक कि उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं तो आप लोग हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, जहाँ समान गुण के आधार पर उपमेय और उपमान में एकता की कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे जहाँ समान गुणों के आधार पर उपमेय और उपमान में एकता की कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, और इसमें मनु जनु जानव आदि आते हैं, ठीक है। जैसे हरिमुख मनहु मयंक, यहाँ पे मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, तो यहाँ मनहु आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा शब्द अलंकार। देखिए शब्द अलंकार का पहला है ये, शब्द अलंकार में हम लोग पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए इसको भी ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से देखते हुए हम लोग चलेंगे। कहीं भी आपको वर्ण बार बार आता दिख जाए, ठीक है, कहीं भी वर्ण की पुनरावृत्ति हो, एक ही वर्ण कहीं बार बार दिखे, यहाँ फ्रेंड्स वर्ण की बात हो रही है, शब्द की नहीं, वर्ण की, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर भी आपको एक ही वर्ण बार बार दिख रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शब्द अलंकार हो जाएगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल छाया किरणें खेल रही जलथल में, तो यहाँ च आ रहा है ना फ्रेंड्स बार बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे आप लोग ये कह सकते हैं चंदा के चाचा ने चंदा के चाची को चांदी के चम्मच में क्या चटनी चटा, ऐसा करके, तो इसमें भी क्या है आपका यहाँ पे अनुप्रास च बार बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानेंगे हम लोग, अगर एग्ज़ाम में दे दिया और पहचानने के लिए बोल दिया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो यहाँ च बार बार आ रहा है तो यहाँ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, वर्ण बार बार आ रहा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। देखिए फ्रेंड्स यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग ट्रिक से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछे यमक अलंकार किसे कहते हैं तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार, फ्रेंड्स देखिए अनुप्रास में क्या था, एक वर्ण बार बार आ रहा था, ठीक है, एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आ रहा था, और यहाँ पे क्या है, शब्द है, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कहाँ पे वर्ण है और कहाँ पे शब्द है। अगर वर्ण है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा और अगर शब्द है
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर शब्द बार बार आए और उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग, ठीक है, उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग, शब्द बार बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी। फ्रेंड्स, यहाँ एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो कनक कनक शब्द बार बार आया है और इसका अर्थ भी अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। देखिए, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हों, उसे क्या कहेंगे हम लोग, श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है फ्रेंड्स, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी का, फ्रेंड्स यहाँ पर पानी का अनेकों अर्थ है। जैसे पानी का हम लोग मोती के लिए देखें तो चमक हो जाएगा। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। यहाँ पर पानी का 3 अर्थ है, एक ही पानी के साथ 3 अर्थ चिपके हैं। जैसे मोती के लिए देखें तो चमक हो जाएगा, मनुष्य के लिए देखें तो यहाँ पे मनुष्य के लिए हो जाएगा सम्मान या इज्जत उसकी, और चून के लिए देखें, ठीक है, चून के लिए देखें तो यहाँ पे जल हो जाएगा। ठीक है, पानी का यहाँ क्या क्या 3 अर्थ निकला, एक चमक, और मनुष्य के लिए सम्मान या इज्जत, और चून के लिए पानी। तो पानी का क्या 3 अर्थ यहाँ से निकल रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी हिंदी ग्रामर का जितना भी पोर्शन था उसको कवर कर लिए। फ्रेंड्स, लेखक और उसके लेखक, उनका जीवनी और उनका जो रचनाएं है, ये सब आप बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को न समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूँगी। जितने भी लेखक हैं उनके जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अगर आप लोग को लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग को ज़रूरत हो उसकी तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, नहीं तो आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम है। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग में शेयर कीजिएगा। मैंने आप लोग के लिए इतना मेहनत करके सारे टॉपिक को एक ही में कवर करके मैराथन क्लास लाई हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करके आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा नंबर लेकर आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।